स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लेट्स स्टडी में, जहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी के मिनरल्स एंड रिसोर्सेज चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से। पिछले दो वीडियोस में मैंने बाकी के टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और ये लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये इंडिया में किन किन जगहों पे है और कैसे इनका यूज हम लोग करते हैं हम एनर्जी को जनरेट करने के लिए। पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है दैट व्हाई शुड वी प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, जो रिन्यूएबल है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हम ये जानते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, और अगर जिस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उससे वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो चुके होंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में, या ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कि फ्यूचर में हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हो ही ना, हमें अल्टरनेटिव्स पे भी काम करना चाहिए और ऐसी एनर्जीज को भी ढूंढना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन में हम लोग क्या कर पाए, एनर्जी जनरेट कर सके। तो सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर, इसके लिए पहली बात तो हमें क्या करना होगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को बढ़ाना होगा। दूसरी बात, आए दिन जो ऑयल और गैसेस हैं उनके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम सभी के पॉकेट्स पे बहुत ज्यादा एक तरीके से मार पड़ती है, जहाँ पे इस महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो डेली लाइफ है वो भी इफेक्ट होती है। तो हमें चीपर और सस्टेनेबल सोर्सेस की जरूरत होगी जिससे कि हम एनर्जी को जनरेट कर सके। फॉसिल फ्यूल्स के ज्यादा यूज की वजह से कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, और इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होंगी। तो ये तीन एक रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करना चाहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ। और इस कड़ी में हमारा पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बुक में दिया है वो है न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। अब ये हमें मिलता है अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम यहाँ पे एटम के जो स्ट्रक्चर है उनसे अल्टरिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, और इस अल्टरेशन की मदद से एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी होती है फॉर्म ऑफ हीट में, और इसी हीट से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। ठीक, यूरेनियम एंड थोरियम ये एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं इस न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी के सोर्स के थ्रू। ये अगर हम बात करें इंडिया में इनकी अवेलेबिलिटी की, तो झारखंड और अरावली रेंजेस में ही ये सारे के सारे मिनरल यानी यूरेनियम एंड थोरियम आपको मिल पाएंगे। कहाँ कहाँ पे, झारखंड में और राजस्थान में अरावली रेंजेस में। मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला ऑल्सो रिच इन थोरियम। केरला में भी आपको थोरियम देखने को मिल जाएगा, किस सैंड में, मोनोजाइट सैंड में। अगर हम बात करें मेजर पावर स्टेशंस की, तो ये है कलपक्कम, कैगा, काकरापारा, कुडायकनाम, रावतभाटा, नरौरा एंड तारापुर। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हम आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले इनके हम पोजीशंस को देख लेते हैं। यह है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो कि ट्रायंगल से डिपिक्ट किया गया है, और एक है सर्कल से, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमें ये बहुत बड़े अमाउंट में मिलते भी नहीं है, रॉ मटेरियल कम मिलता है। एक तो आप देखिए यहाँ पे राजस्थान में मिल रहा है आपको नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद में कैगा, ये आपका हो गया कर्नाटका में। ठीक, एक आपको कहाँ पे मिल रहा है, इस साइड में भी मिल रहा है, जिसका नाम है कलपक्कल। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। थर्मल पावर प्लांट्स भी खूब ढेर सारे हैं इंडिया में,
पूरे इंडिया में नॉर्थ से साउथ के बीच में, या फिर हम कहें कि हमारे सेंट्रल इंडिया में पूरा का पूरा जो हमारा क्या है, थर्मल पावर प्लांट सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? जब हम सन के एनर्जी को ट्रैप करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, वही हमारा है सोलर एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे इनॉर्मस पॉसिबिलिटी है कि हम सोलर एनर्जी को सोलर पैनल्स के थ्रू टैप कर पाए, प्राप्त कर पाए, जिससे कि क्या हो पाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग शिफ्ट कर पाए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ। इससे हमारा रूरल हाउस होल्ड्स में फायरवुड और डंग केक में भी डिपेंडेंसी जो ज्यादा है वो कम हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स भी आते हैं जो कि सोलर एनर्जी को यूज करते हुए खाना भी बनाते हुए दिखाई देते हैं। Contributes to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture। इससे आपका क्या होगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का भी प्रोसेस चलेगा, और साथ ही साथ जो डंग केक और फायरवुड है, ये भी आपका कहीं ना कहीं यूज हो पाएगा एग्रीकल्चर में एज अ मैन्योर। इंडिया लार्जेस्ट जो सोलर पावर प्लांट है वो है मधापुर में, नियर भुज इन गुजरात। आइए आइए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। विंड पावर, जो कि हमारा एक और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंडिया बहुत बड़ा पार्ट किससे शेयर करता है? ओशन बॉडी से। और इसकी वजह से हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कोस्टल रीजन में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो दिन के ऑलमोस्ट सभी टाइम पे वहां पे एक अच्छे स्पीड के साथ में विंड्स आती और जाती रहती है, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर हम बात करें कि हमारा लार्जेस्ट फार्म कल्चर कहाँ पे है, क्लस्टर कहाँ पे है, तो वो है तमिलनाडु, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई। अब important farms are in Andhra Pradesh, Karnataka, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप। आपको जितने भी यहाँ पे स्टेट्स देख रहे हैं, ये सभी ना सभी कोस्टल एरिया से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे काफी बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है विंड पावर की मदद से। अब रही बात बायोगैस की। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट। एनिमल डंग, ह्यूमन वेस्ट, फार्म वेस्ट, श्रब्स, जो कुछ भी नेचुरली प्रोड्यूस्ड है, अगर हम उसको डिकम्पोज करें तो कहीं ना कहीं उससे कुछ गैसेस निकलती हैं, और वो गैसेस यूज हो सकती हैं हमारे किसमें, बिल्कुल, टेम्परेचर बनाने में, या फिर उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। बायोगैस हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू द केरोसिन एंड चारकोल। इनकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो चारकोल या केरोसिन से ज्यादा होती है। डोमेस्टिक कंजप्शन में रूरल एरिया में ये काफी यूजफुल है, जहाँ पे फार्मर्स के पास काफी बड़े अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जिनको वो रेगुलरली डिकम्पोज करके एक अच्छा बायोगैस जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने घर के लिए या घर के पर्पज से खाना वगैरह बना सकते हैं। अब इन प्लांट्स को गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है गाँवों में। इट प्रोवाइडेड ट्विन बेनिफिट्स। पहला क्या, एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी जनरेट होती है, और डिकम्पोज होने के बाद उस नेचुरल मैटर को ये लोग अच्छे से मैन्योर भी बना के फील्ड्स में वापस से यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से लॉस ऑफ ट्रीज होगा, क्योंकि जब बर्निंग फ्यूल होगा उनके पास में बायोगैस के रूप में, तो लोग लकड़ियां नहीं काटेंगे अपने बर्निंग फ्यूल के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट होता है ऊष्मिक मूवमेंट से। अब जरा समझिए,
किसी भी एक अर्थ पे आप देखिए जहां पे भी कोस्टल रीजन है, वहां पे 2 बार दिन में हाई टाइड और लो टाइड की सिचुएशंस रहती हैं, और उस सिचुएशन का हम लोग ट्रैप कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। हाई टाइड में जब वाटर फ्लो होता है, इनलेट होता है into the inlet and gets trapped, the gate is closed. After the tide falls outside, the water retained by the floodgates flows back to the sea through the pipe that is fitted with a power generating turbine. Thus, electricity is generated. अब मान के चलिए कि ये अगर हमारा टाइडल एरिया है और यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल तक वाटर क्या होता है, हाई टाइड में आ जाता है, तो उतनी ही बड़ी हम लोग क्या करेंगे, एक बाउंड्री बना लेंगे, और उस बाउंड्री में जब वाटर ट्रैप हो जाएगा और जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, वो वापस से अपने लेवल पे आ जाएगा, तो हम यहीं से एक पाइप के थ्रू उस वाटर को बहाएंगे, और वहीं पे हम एक टरबाइन लगा के क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अगर हम बात करें ऐसे जनरेशन सेंटर्स की जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो है गुजरात में खंभत, गल्फ ऑफ कच्छ, और गांगेटिक डेल्टा जो है आपका सुंदरबन का, वेस्ट बंगाल में, वहां पे हम लोग टाइडल एनर्जी को ट्रैप करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। रही बात जियोथर्मल एनर्जी की, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द हीट, यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। हम सबको ये पता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, और कई जगहों पे वो अर्थ क्या करती है, अपने उस मोल्टन मैग्मा को ज्यादा ऊपर तक ले आती है, जिसकी वजह से आसपास का जो वाटर होता है या और भी जो सब्सटेंस होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे, अर्थ ग्रोस प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज absorb heat from the rock and becomes hot. When it rises to the Earth's surface in form of hot spring, it turns into a steam. This steam is used to drive turbines, thus electricity is generated. Generated. तो जो उस मैग्मा की वजह से या उन रॉक्स की वजह से जो गर्म हो चुकी है, उसके आसपास जो भी वाटर बॉडीज होती है वो स्टीम प्रोड्यूस करती है, और उसी स्टीम को ट्रैप करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन घुमा सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ऐसे हमारे टाइडल एनर्जी जनरेशन सेंटर्स अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 2 जगह पे है। पहला तो है पार्वती वैली मणिकरण के पास में, जो कि है हिमाचल में, और दूसरा है हमारा पुगा वैली लद्दाख में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में बड़ा पूछा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, एक टर्म है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या है और कैसे है, जरा समझते हैं। व्हाई शुड वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेस? कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज बीन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और हमारी नेशनल इकोनॉमी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक नीड्स। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, या फिर कॉमर्शियल चीजें हो, डोमेस्टिक हो, हमारा जो नीड्स होता है, वो सभी के सब एनर्जी की रिक्वायर करते हैं। सब बिना एनर्जी के कुछ भी प्रोडक्शन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इस चीज को समझते हुए एक अर्जेंट नीड है हमारे कंट्री के लिए कि हम सब क्या करें, एक सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट चूज करें, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन्स में भी एनर्जी बचे और वो भी एनर्जी को यूज करके डेवलपमेंट कर पाए। अब ऐसे सिचुएशन में रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का जो रोल होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वी हैव टू यूज लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेस एंड दैट टू जुडिशियली। हमें जो भी यूज हम कर रहे हैं रिसोर्सेस का, उसको हमें जुडिशियली यूज करना होगा। हम बिना मतलब के कोई भी चीज ऐसे ही उसको मिस यूज करें तो कहीं ना कहीं उससे एनर्जी खत्म होगी, और उतनी ही एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें और भी फॉसिल फ्यूल जनरेट करना पड़ेगा,
और भी फॉसिल फ्यूल यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो फॉसिल फ्यूल का रिजर्व है वो कम होता जाएगा। मान लीजिए अगर एक घर में डेली बेसिस पे 100 यूनिट क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही हो, तो उस 100 यूनिट को बनाने के लिए कुछ एक क्वांटिटी में जरूर ही फॉसिल फ्यूल को यूज किया गया होगा। और उस फॉसिल फ्यूल को मान लीजिए अगर इस घर में जो 100 यूनिट यूज हो रही है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाए, तो ये जो फॉसिल फ्यूल हमने बर्न किया उससे कोई भी हमें बेनिफिट नहीं होगा और हमें फिर से फॉसिल फ्यूल यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम एनर्जी को बचा के रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने एनर्जी को कंजर्व किया, वो जो एक्स्ट्रा फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ता वो अब नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वी हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं रोज अगर हमको काम पे भी जाना है तो हम अपनी कार, अपने किसी व्हीकल से जाएंगे, जिससे कि एक प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि हमारे कंट्री का जो फॉसिल फ्यूल है वो बहुत बड़े नंबर्स में क्या होगा, खत्म होता हुआ चला जाएगा। और इसलिए हमें इंडिविजुअल व्हीकल की जगह पे क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। या फिर हमें उसी व्हीकल में अगर हमको जाना है तो कहीं ना कहीं हमें शेयरिंग करनी चाहिए, जिससे कि उस व्हीकल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइज किया जा सके। हमें इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ करना चाहिए जब भी उसकी जरूरत ना हो। हमें पावर सेविंग डिवाइसेस यूज करने चाहिए। हमें वही पुराने डिवाइसेस नहीं यूज करने चाहिए जो बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। वी शुड प्रेफर टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और हम जब भी कहीं ना कहीं एनर्जी को चूज करते हैं तो हमें एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना होगा जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से बना हुआ हो। हमें ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होना चाहिए कहाँ पे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ। तो यही रहा ये चैप्टर। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, जैसे कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व एनर्जी, bring out the difference between the thermal and hydel power projects, what is the solar energy, explain its importance, how is the biogas produced, what is gobar gas plant in the rural areas, distinguish between the conventional sources and non-conventional sources of energy, give एग्जाम्पल्स फॉर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में आप डैम्स को कंसिडर करोगे, ठीक है। इसके अलावा नेम टू कंट्रीज विच इंपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम इंडिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोगैस एंड द नेचुरल गैस, इन विच रीजन डज पेट्रोलियम अकर इन इंडिया, हाउ इज tidal energy produced, name some of the nuclear power stations of India। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग एक बार सॉल्यूशन निकालो, आंसर लिखो। और आंसर लिखने के बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, लेट्स स्टडी टेलीग्राम ग्रुप, उस पे आप लोग अपने आंसर्स को पोस्ट करिए, जिससे कि हम लोग आपकी तैयारी का एक बार कुछ बात समझ पाए कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। और उन आंसर्स को असेस करके जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी हम आपको हेल्प कर पाए। तो ये तो रहा आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जैसे कुछ और स्टूडेंट्स को हमारा ये वीडियो हेल्प कर सके। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।